नमस्ते बच्चे, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। माफ़ी चाहते हैं कि आपको विगत 2 दिनों से हमने वीडियो नहीं दिया है ना। खैर कोई बात नहीं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण आपको वीडियो नहीं मिल रही थी। अब आपको वीडियो रेगुलर मिलेगी, है ना। आइए हम लोग जो सेशन चला रहे हैं PYQ का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसको जारी रखते हैं। और हम लेकर आए हैं एक नए चैप्टर की तरफ आ रहे हैं। चैप्टर 5 है, हिंदी का है। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। थंबनेल देख सकते हैं और देख कर आप समझ सकते हैं, है ना। आप जब कमेंट्स कर रहे थे, हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे अपनी हाज़िरी लगाते हैं और अपने कमेंट्स करते कमेंट्स बॉक्स में। इसी तरह कमेंट्स करते रहिएगा कमेंट्स बॉक्स में, और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल से और दूसरों से भी करवाइएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, है ना। चैप्टर के लिखने वाले जो हैं, चैप्टर पहले तो याद रखना है कि चैप्टर जो है नागरी लिपि एक निबंध के रूप में, और लेखक जो हैं वो कौन है, तो लेखक हैं गुणाकर मुले। कौन है लेखक? गुणाकर मुले। उससे पहले हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, मोटिवेशन लैप्स ना हो आपका, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहते हैं। याद रखिएगा, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है। याद रखिएगा, तभी वो इंसान सफल होता है। चलते हैं आगे चलते हैं बच्चा। आइए हम आपके सामने पहला प्रश्न लेकर आ रहे हैं। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? मतलब ये बताया जा रहे हैं कि उत्तर भारत में, पहली बात तो नागरी लिपि के बारे में सुन लीजिए। नागरी लिपि भारत में चलने वाली लिपि थी। भारत क्या, भारत के जितने पड़ोसी देश थे, नेपाल वगैरह, उन सब जगह पर भी नागरी लिपि चलते थे। लेकिन बस इतना अंतर है कि आपको, हम लोग भारत के बारे में जानते हैं कि नागरी लिपि को उत्तर भारत में कौन से भारत में? उत्तर भारत में देवनागरी कहा गया और दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहा गया। इसके पीछे रीजन है। अगले प्रश्न आएंगे तो हम उन रीजनों को क्लियर कर देंगे, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं, ये आपका एकदम 1 लाइनर कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न है। इसको याद करने वाले प्रश्न है कि सर उत्तर भारत में से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी या 4थी सदी? बताइए क्या होगा इसका उत्तर, है ना। 8वीं से 9वीं सदी के बीच में ये मिलना शुरू हो गए। तो शुरुआत हुई थी 8वीं सदी से। कैवीं सदी से? उत्तर भारत में कैवीं सदी से? 8वीं सदी से। उत्तर भारत में 8वीं सदी से। याद रहेगा क्या, है ना? याद रहेगा क्या? मार्कर कहाँ है? हाँ, उत्तर भारत में कैवीं सदी से? 8वीं सदी से। ये था पहला प्रश्न। और ये प्रश्न देखिए 2018 का पूछा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नागरी लिपि को आरंभिक लेख कहाँ से मिले? अब बड़ी तगड़ा प्रश्न आपके पास आया है, और ये प्रश्न भी 2018 का है। हम शुरू कर रहे हैं 2018 से। इससे और पहले का भी प्रश्न है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट हमें नहीं लगते। 18 से 25 करिएगा ना, इसी में आपके सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और ये हाईलाइटेड प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं, प्रश्न क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए है पूर्वी भारत, ऑप्शन बी है पश्चिमी भारत, ऑप्शन सी है दक्षिणी भारत, और ऑप्शन डी है उत्तरी भारत, है ना। याद रखिएगा, बताइए पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और उत्तरी भारत। आरंभिक लेख आपको याद रखना है, दक्षिण भारत में बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, जिसमें चोल वंश का साम्राज्य होते थे, गौड़ राजे हुआ करते थे, है ना। उन सब ने नागरी लिपि का क्या किया था? शुरुआत किया था। और आपको याद रखना, आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत से। आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिण भारत से मिले हैं। बात क्लियर है या नहीं? बोलिएगा, पहले आप आंसर मिलाइएगा, फिर हम आंसर देंगे आपको। अगला है बेतमा दान पत्र किस समय का है? और ये भी प्रश्न 2018 का, 1020 का, 1021 का, 1022 का, 1023 का। बेतमा दान पत्र किस समय का है? याद रखिएगा, बेतमा
क्या नाम है? बेतमा, याद रखिएगा। बेतमा दानपत्र, बेतमा दानपत्र किस समय का? आप याद करिए 11वीं शताब्दी से शुरुआत हुआ था और सबसे हाईलाइटेड याद रखना है 1020, 1021, 1022 और 1023। ये ईस्वी है, क्या है ना? ये ईस्वी। आंसर क्या होगा? 1020। दिक्कत? कोई डाउट, कोई समस्या? नहीं सर, समझे बच्चे? आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न में है हिच्ची का आदि कवि कौन है? हिच्ची का, याद रखिएगा, हिच्ची के आदि कवि, हिच्ची नहीं, याद रखिएगा। ये हिच्ची गलत लिखा हुआ है, हिच्ची को कोई कहीं भी इस चैप्टर में आया ही नहीं है। ये होना चाहिए हिंदी, क्या होना चाहिए? हिंदी, है ना? हिंदी के आदि कवि कौन है बताइए? चंद्रवरदई है, अमीर खुसरो है, बिहारी लाल है, सरहद पाद है। बोलिए, तब प्रश्न बड़ा तगड़ा है और प्रश्न 2019 का है और 2022 का है। 2019 में क्वेश्चन का सेट ए था और शिफ्ट फर्स्ट था और 2022 में क्वेश्चन का सेट ए था और शिफ्ट क्या था? सेकंड हुआ करता था। याद रखिएगा, कौन है हिंदी के आदि कवि? हम पॉइंट लिखवाए हैं हिंदी के आदि कवि में, हम अपने पॉइंट आपको लिखवाया है। पॉइंट कोची होगा, इसका उत्तर क्या होगा? सरहद पाद होगा। दिक्कत? कोई डाउट, कोई समस्या? तब इसी प्रकार से आपको VVI प्रश्न बताए जाएंगे और यहीं से प्रश्न आएंगे, तब गारंटी है। ये हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी के आदि कवि, हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहद पाद की कृति है, बताइए क्या है? दोहा कोश है, पृथ्वीराज रासो है, मृच्छकटिकम है और मेघदूतम है। मेघदूतम तो बबुआ कालिदास का है। किसका है? कालिदास का। ये तो पहले फ्लॉप हो गया। आपको कहना है सरहद को, आपको कहना है सरहद पाद को। तो बताइए आप आंसर, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा सरहद पाद का? बता दीजिए आप लोग। बिल्कुल, दोहा कोश है ना? आंसर क्या होगा इसका? दोहा कोश। सरहद पाद की कृति क्या है? तो दोहा कोश है। दोहा कोश, दोहा कोश। अगले प्रश्न में आइएगा, हिंदी लिखी जाती है ना, कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, गुजराती लिपि, ब्राह्मणी लिपि। बताइए। हम लोग, बड़ा सरल प्रश्न आपके सामने आया, बड़ा ही सरल प्रश्न आपके सामने आया है। हम हिंदी ही लिखते हैं और अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है। आज बताइएगा, आज आपका एग्ज़ाम कैसा गया? मेरे पढ़ाए हुए प्रश्न व्याकरण से और बुक से मिले या नहीं मिले? और मैंने पहले भी आपसे वादा किया है कि जो प्रश्न हम पढ़ा देंगे वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आएंगे, कन्फर्म है, याद रखिएगा। और हिंदी हम लोग कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में लिखते हैं, याद रखिएगा। स्क्रिप्ट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं बच्चा जी। नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं, कौन है? मैंने पहले ही बताया था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट प्रश्न नहीं है, बस आपको याद रखना है नागरी लिपि के जो लेखक हैं वो कौन है? गुणाकर मूल्य हैं, याद रखिएगा। ये अमरकांत को लिखे हैं, बहादुर लिखे हैं। आगे क्या लिखे हैं? एक कविता लिखे हैं और उस कविता का नाम है हिरोशिमा, है ना, याद रखिएगा। और यतीन्द्र मिश्र तो आपको पता ही है ना, नौबत खाने में इबादत है, याद रखिएगा। नौबत खाने में इबादत लिखा है, इबादत। ये प्रश्न आपको बनना चाहिए। और गुणाकर मूल्य लिखे हैं, उस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, जो एक क्या है सर? निबंध है गुरुजी, है ना? आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि इसको ललित निबंध भी बोल सकते हैं, निबंध बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ईसा के 14वीं 15वीं शताब्दी के विजयनगर शासकों ने अपने लेखों को लिपि को कहा था, कौन सी लिपि? हमने पहले बताया कि विजयनगर साम्राज्य, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, ये विजयनगर जो साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य जो विजयनगर के शासक हुआ करते थे। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक और प्रतापी शासक कृष्णदेव राय, याद रखिएगा, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान और सबसे प्रतापी शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे। इन्होंने, हमने पहले की क्लास में जब क्लास शुरू किया था तो उसी से बताया था कि दक्षिण भारत की बात है और दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं, बताए थे ना, नंदी
नागरी है कहीं पे? देखो वो पहला ही ऑप्शन है नंदी नागरी, है कि नहीं? आगे चलते हैं सर। 14वीं सदी के केरल के शासक के सिक्कों पर वीर करलस्य से शब्द लिपि में किस लिपि में लिखे गए थे? याद रखना है, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, गुजराती लिपि, देवनागरी लिपि। बताइए इसका उत्तर, बताइए इसका क्या उत्तर। 14वीं सदी में केरल के शासकों ने सिक्कों पर वीर करलस्य शब्द लिपि किस लिपि में लिखे थे? तो याद रखिएगा उस लिपि का नाम था देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि? देवनागरी लिपि, याद रखिएगा। दोहा कोश, फिर तो वही प्रश्न आ गया ना जी, सरह पादका, इसमें कोई हम लोग किंतु परंतु की बात नहीं करेंगे। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। देखिए बच्चा 2020 का है। पूछे हुए प्रश्न पूछते हैं, पूछे हुए प्रश्न ही एग्जाम हॉल में क्या करते हैं? पूछते हैं। तो क्यों ना हम पूछे हुए प्रश्न को बार बार रिपीट करें, ताकि वही तो आ जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, आगे की चीज़ों को। निबंध के लेखक कौन है? निबंध क्या होगा बात, है ना। नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? नागरी निबंध के लेखक कौन है ना। और टाइपिंग करते समय गलती हो गया है, क्या करिएगा, है ना। अभी तो शुरुआत है, गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? याद रखिएगा, आपको यहाँ पता चल रहा होगा, गुनाकर मुले। कौन है? गुनाकर मुले, याद रखिएगा। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये भाषा है बच्चा। सबसे पहले आप जानिए तमिल भाषा कहाँ बोला जाता है, तो याद रखना है तमिलनाडु में बोला जाता है, कोई दिक्कत। इसके बाद मलयालम, है ना। मलयालम कहाँ बोला जाता है? तो केरल में बोला जाता है कि नहीं, केरल में। इसके बाद तेलुगु कहाँ बोला जाता है? तो तेलुगु तेलंगाना में बोला जाता है, तेलंगाना में, है ना, याद रखिएगा। और कहाँ सर? आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। इसके बाद कन्नड़, है ना, कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? तो सर कन्नड़ जो बोला जाता है वो कर्नाटक में बोला जाता है। ये 4 भाषा हैं और ये प्रश्न पूछा हुआ 2020 की, याद रखिएगा। उत्तर भारत की नहीं सर, ये देखो ना बबुआ, ये चारों राज्य कहाँ उत्तर भारत में मिलेंगे कि दक्षिण भारत में? देखो ना, तमिलनाडु की बात कर लीजिएगा। जब आप भारत की आकृति इस प्रकार देखिएगा तो यहाँ से महाराष्ट्र शुरू होता है, यहाँ पे कर्नाटक, गोवा पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तमिलनाडु पढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक जाते हैं। तो आपको याद रखना उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत का हो जाएगा। कौन से भारत? दक्षिण भारत। रामायण किसकी रचना है? रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी? याद रखिएगा, शुरू में रामायण की जो रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। शुरू में रामायण की जो रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। आगे चलते हैं, संस्कृत भाषा में हुई थी। यह प्रश्न 2020 का है जी, है ना। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या? बस हमने पहले बताया है, ये जो है वो निबंध है। क्या है? निबंध। 2020 का प्रश्न है। हम लोग 2020 चल रहे हैं, 2021 आ गए। सुलझ प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुलझ नामक पुस्तक किसकी रचना है? सुलझ नामक पुस्तक किसकी रचना है? मैक्स मुलर की, ऑप्शन ए, बिरजू महाराज की, ऑप्शन बी, गुनाकर मुले की, ऑप्शन सी, और महात्मा गांधी की। तो आपका उत्तर बताइए। मैक्स मुलर हम लोग जानते हैं सर, भारत से क्या सीखें? भारत, ऑप्शन छांटने का प्रयास करिए, भारत से क्या सीखें। हम ऑप्शन को छांट रहे हैं, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। 2 तरीके से ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, पहले डायरेक्ट याद कर लीजिए, और नहीं तो याद किए हुए ऑप्शनों को हम क्या कर लेते हैं? छांट लेते हैं। दूसरा है बच्चा बिरजू महाराज, जिनका चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, याद रखिएगा, जीत जीत में निरखत हूँ। और आपको याद रखना है, चैप्टर और लेखक से प्रश्न बहुत पूछता है। लगभग 5 से 6 प्रश्न बिहार बोर्ड के एनुअल एग्जाम में रहेंगे, वार्षिक परीक्षा में रहेंगे, याद रखिएगा। अभी जो आपका छमाही परीक्षा चल रहा होगा उसमें भी ये प्रश्न पूछा होगा, लेखक और उसके पाठ से। गुनाकर मुले जो हैं ये लिखे हैं नागरी लिपि। कौन सा लिपि?
देवनागरी लिपि, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी लिखे हैं, आपका कहानी का अंतिम चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और शिक्षा और संस्कृति कौन लिखे हैं? तो हमारे महात्मा गांधी लिखे हैं, याद रखिएगा। तो वो गुणाकर मूल्य का ही जो चैप्टर है, उनका एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है सूर्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेवारी आते हैं बबुआ। नेपाल में चलने वाली भाषा को हम नेवारी भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? नेपाल में चलने वाली भाषा को हम कौन सी भाषा कहते हैं? नेवारी भाषा कहते हैं। और बताइए किस लिपि में लिखी जाती थी? देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, शैरसेनी लिपि, ब्राह्मणी लिपि। बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 है। आंसर क्या होगा? देवनागरी लिपि। क्या होगा आंसर? देवनागरी लिपि होगा, है ना। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? आपको पता होनी चाहिए, गुणाकर मूल्य हैं। और यहीं से बबुआ आपको याद रखना है, लिया गया है नागरी लिपि। क्या लिया गया है? नागरी लिपि लिया गया है, याद रखिए, नागरी लिपि। देखो ये बिहार बोर्ड का सेम टू सेम लिखा हुआ है ना, याद रखिएगा। 2021 का सेकंड शिफ्ट का एक प्रश्न है। आगे चलते हैं, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में बोली जाती है? आपको याद रखना है देवनागरी लिपि। और 21, 22 दोनों से पूछा हुआ है, देवनागरी लिपि इसका उत्तर होगा। विजयनगर के शासकों के लेख बबू आपको बताए थे, हमने बताया था कि नंदी नागरिक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नंदी नागरिक कहते हैं। परमार शासक भोज, प्रश्न तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। VVI याद रखिएगा। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए धारा नगरी के, ऑप्शन बी मेवाड़ के, ऑप्शन सी कन्नौज के, और ऑप्शन डी अजमेर के। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर क्या होगा? बोलिए आप लोग, जल्दी जल्दी बोलिए, बताइए। धारा नगरी के, मेवाड़ के, कन्नौज के, अजमेर के, है ना। हमको लगता है धारा नगरी इसका उत्तर देता है आपका बिहार बोर्ड, है ना। लगाया भी यही है, याद रखिएगा। परमार शासक भोज। इस प्रश्न को थोड़ा सा हम कंफ्यूज है ना, वास्तविक देखा जाए तो, है कि नहीं? क्योंकि हमने बुक में कुछ और भी पढ़ा है, लेकिन आपका बिहार बोर्ड जो उत्तर लगाता है ना, वो धारा नगरी के। कौन से नगरी के? धारा नगरी के। 21 नंबर प्रश्न है बच्चा, बिल्कुल यही होगा उत्तर, है ना। धारा नगरी के, धारा नगरी के, मेवाड़ के, कन्नौज के, अजमेर का, धारा नगरी का, यही होगा उत्तर। चलते हैं आगे। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिसपे नागरी लिपि में राम सिया लिखा था? हम बताए थे कि मुगल शासक थे, याद आ रहा है? मुगल शासक। एक का नाम था अकबर और एक का नाम था बबुआ शेरशाह सूरी, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे अकबर की बात करेंगे। अकबर अपने सिक्का पर एक तरफ राम का और सीता का फोटो बनवाया था। राम सीता का फोटो बनवाया था, और दूसरा तरफ जो है वो नीचे लिखवाया था राम सिया। क्या लिखवाया था? राम सिया। है कहीं पे अकबर? याद रखिएगा, अकबर है सर। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आते हैं। 2023 का है, 2026 में आने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए VVI लगाइएगा इसको, बहुत VVI है। चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा हुआ है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। इसका व्यक्तिगत नाम क्या था? नहीं, ददन नहीं था, महादेवा नहीं था, बहादुर नहीं था। हाँ, उस समय एक उपाधि चला करती थी, देव की उपाधि। किसकी उपाधि? देव की उपाधि चला करती थी, और यही है देव की उपाधि। खुद को चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं, अपने नाम के आगे देव लगाया करता था, और इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या है? व्यक्तिगत नाम क्या है? तो देव है। क्या है व्यक्तिगत नाम? देव। याद रखिएगा, देव है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलागोल हम बताए हैं इसके बारे में, है ना। आपको याद रखिएगा, वही चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, जो जैन धर्म को
स्वीकार करके संलेखना विधि से यहाँ पे क्या कर गया था, तो अपने प्राण को त्याग दिया था, अपने प्राण को त्याग दिया था। तो हम लोग कह देंगे सर जैनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और जैनों के लिए ये तीर्थ स्थल है। कौन सा स्थल, कौन सा स्थल बताइए? तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल जैनों के लिए तीर्थ स्थल, जहाँ लोग जैन धर्म के मानने वाले घूमने जाया करते हैं। इसके बाद आइए, धारा नगरी का कौन शासक है? हमने इससे पहले पढ़ लिया है, परमार शासक भोज है। एकरा में हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परमार शासक भोज, याद रखिएगा, परमार शासक भोज। मराठी हो जाए, नेपाली हो जाए, नेवारी हो जाए, भाषाओं की लिपि क्या है विद्यार्थी? जरा बताइए। खरोष्टी है, मगही है, याद रखिएगा, ब्राह्मणी है, देवनागरी है। 26 नंबर प्रश्न है, और 26 नंबर प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। क्या होगा आंसर? हमने पहले भी पढ़ाया नेपाली अर्थात नेवारी, और नेवारी के बारे में हमने एक पहले के क्लास में अभी जस्ट बताया कि कौन सी लिपि, तो देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। ये सारे भाषाएं देवनागरी लिपि की। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? हमने पहले भी बता दिया है ना कि भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है ये देवनागरी लिपि। आगे चलते हैं। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि कहते हैं? अंग्रेजी नहीं सर, अंग्रेजी को रोमन कहते हैं बाबू, याद रखिएगा। अंग्रेजी को क्या कहते हैं? रोमन, याद रहेगा। हाँ, अंग्रेजी को हम लोग रोमन कहते हैं। पंजाबी को हम लोग नहीं सर, गुरुमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुमुखी कहते हैं ना। बांग्ला को तो मालूम नहीं। हिंदी का जो लिपि है ना, हिंदी का जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। टकसाल, बड़ा तगड़ा प्रश्न है और बड़ा VVI प्रश्न है आपके लिए, है ना। प्रश्न पूछेगा 2026 में, याद रखिएगा। ये प्रश्न 2026 में आपको क्या करेगा? पूछेगा। टकसाल, टकसाल है क्या? टकसाल पैसा है। किस धातु के? सोने के, चांदी के, तांबे के? याद करिए, टकसाल जो है वो चांदी के बनाए हुए पैसा है, जिसका नाम टकसाल है ना। और इसका अर्थ क्या है? जहाँ दिन ढलता है, नहीं सर, जहाँ सिक्के ढलते हैं, जहाँ भोजन बनता है, जहाँ अपराधियों को रखा जाता है, तो वो जहाँ सिक्के ढलते हैं उसको हम टकसाल कहते हैं। और किस चीज़ के सिक्के ढलते हैं बताओ? चांदी। किस चीज़ के? चांदी के। दिक्कत? स्थापत्य की उत्तर भारत, है ना। क्या है? 30 नंबर के क्वेश्चन है, और 30 नंबर के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। स्थापत्य, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? देवनागरी शैली। कौन सी शैली? देवनागरी शैली, है ना। स्थापत्य की सबसे उत्तर भारत की शैली को क्या कहते हैं? देवनागरी। अच्छा, देवनागरी शैली नहीं है, देवनागरी तो भाषा है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। अगर ऐसे अंत कहीं मारिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा विशेष शैली। क्या लिखा है? विशेष शैली। उत्तर भारत में शैली पूछा है, भाषा नहीं पूछा है। तो देवनागरी शैली नहीं है, भाषा है। ये क्या है? भाषा। क्या है? भाषा है। जो ये है जो भाषा है, इसके तहत, देवनागरी के तहत जो शैली होता है उसको हम कहते हैं नागर शैली। क्या कहते हैं? नागर शैली। तो उत्तर भारत में एक विशेष शैली चला करता था नागरी लिपि लिखने के लिए। स्थापत्य कला मतलब किसी प्रकार के मंदिर वगैरह, गुफा वगैरह बनाने के लिए उस शैली को क्या कहते थे हम? नागर शैली। वही दक्षिण भारत में ये चलता है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में, और ये चलता है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में। अच्छा, स्थापत्य कला क्या? स्थापत्य क्या है? किसी प्रकार के मंदिर का निर्माण हो, मंदिर का निर्माण हो, तो निर्माण होने की जो शैली है ना वो है। जैसे कि याद रखिए, है ना, जैसे कि आप विष्णुपद का मंदिर देख लीजिए, वो नागर शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? नागर शैली में। वही आप चल जाइएगा दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तो मंदिरों के ऊपर भगवान के अलग अलग मूर्ति बनाए जाते हैं। तो वो शैली जो होते हैं वो द्रविड़ शैली होते हैं। याद देखिएगा। तो उत्तर भारत में कौन सा? नागर शैली, और दक्षिण भारत में कौन सा? द्रविड़ शैली। यहाँ तो उत्तर ये हो जाएगा बी वाला, ठीक है। यहाँ उत्तर कौन होगा? बी होगा, क्योंकि उत्तर भारत बोला है। अब चलते हैं आगे।
बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनका आकृति था? ये मैंने पहले पढ़ा दिया है, राम सीता की आकृति। किसका आकृति? राम सीता का। हस्तलिपि किसे कहते हैं? बबुआ हस्तलिपि को हम पांडुलिपि भी कहते हैं, याद रखिएगा, पांडुलिपि। वैसी लिपि जो हाथों से लिखा जाए उसे हम हस्तलिपि कहते हैं। वैसी लिपि जो हाथों से लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? हस्तलिपि। हाथ में मेहंदी, मेहंदी कौन सी है? हाथ से बनी मूर्ति। मूर्ति नहीं करना है विद्यार्थी, लिपि मतलब शब्द न लिखना है ना। मूर्ति तो थोड़ी बनाना है, शब्द लिखना है। क्या लिखना है? शब्द लिखना है, याद रखिए। लिपि मतलब शब्द लिखना है। हाथ से बने व्यंजन को, व्यंजन मतलब क्या होता है? व्यंजन में होता है भोजन, है ना। यहाँ भोजन थोड़ी बनाना है, यहाँ तो बनाना है, लिखना है ना। आंसर क्या हो जाएगा? आप पकड़ लिए ना बच्चा, आंसर हो जाएगा हाथ को लिखावट। हाथ के द्वारा किया हुआ लिखावट, हाथ के द्वारा किया हुआ लिखावट। लास्ट प्रश्न है विद्यार्थी, जो सिक्का चलाए हैं, है ना। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द अंकित है? राधा कृष्ण तो नहीं है, राम सिया राम देख लो, राम कृष्ण देख लो, और राम सिया। आंसर क्या होगा? कंफ्यूज मत होइएगा, राम सिया। और देखो सिया राम है, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा राम सिया। हमने पहले बताया है कि राम सिया लिखवाए थे, इनका नाम था बादशाह अकबर, है ना। आज हम इतना ही रखते हैं। टोटल 33 प्रश्न लेकर आए थे। अगले क्लास में और प्रश्न लेकर आएंगे अगले चैप्टर का। आप इंतज़ार करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम नागा कर देते हैं, उसके लिए काफ़ी तहे दिल से सॉरी बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा, अगले बार से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। चलिए फिर से मिलते हैं। देखिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। शेयर तो ज़रूर करना है और साथ साथ लाइक भी करिएगा, है ना, क्योंकि लाइक करना तो बहुत ज़रूरी है ना। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल अगले क्लास में।